हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का आज हम ये पहला वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर 1 जो आपकी किताब में है। चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बात बता दूं कि किताब हाथ में रखिएगा, क्योंकि बहुत बेसिक कंसेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे वास्तविक संख्याओं का। और इस वीडियो में क्या होने जा रहा है सही मायने में वो मैं बता रहा हूँ आपको कि हम लोग आज बेटा प्रश्नावली, ठीक है, जो प्रश्नावली है यानी कि जो एक्सरसाइज है 1.1 उसका हम लोग आज परिचय डिस्कस करेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन करेंगे। उसका क्या करेंगे? इंट्रो यानी कि परिचय। हिंदी में अगर बात करें क्या करेंगे हम लोग? उसका परिचय। इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं आपने मेरी पहले भी वीडियोस देखी होंगी, चैनल्स पे उपलब्ध है। कोई भी एक्सरसाइज कराने से पहले मैं क्या करता हूँ कि उस एक्सरसाइज के संबंध में जो भी मुख्य मुख्य बातें हैं इंट्रोडक्शन के रूप में एक वीडियो बना देते हैं, ताकि जब एक्सरसाइज में आप लोग जाएँ तो आपको इजीली सब चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाए। ठीक है, आज जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसको लेकर के क्लास 9th में भी कुछ बातें हुई हैं। आपने अगर वीडियोस देखी हों, या क्लास 9 तो सब पास करके आई हैं। क्लास 9th में एक चैप्टर था आपका संख्या पद्धति के नाम से, उसके अंदर ये चीज़ें थी। तो इसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएँ क्या हैं, इस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे। हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे, जो क्लास 10th का सिलेबस है। अब आप कहोगे सर इस पे जोर क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये चीज़ें हमने जो वास्तविक संख्याओं का जो टॉपिक है, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस उपलब्ध हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहोगे कि लिंक उपलब्ध कराना है तो मैं लिंक भी उसका आपको दे दूंगा कमेंट में ही। ठीक है, आप अगर वास्तविक संख्याएँ होती क्या हो समझना चाहते हो तो ठीक। अगर हम लोग वास्तविक संख्याओं को डिटेल में जाएंगे, फिर चीज़ें फिर शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी, यानी कि 9th का फिर डिस्कस करना पड़ेगा, तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। हमें बोर्ड की परीक्षा देनी है तो समय को थोड़ा सा एक सिस्टमेटिकल तरीके से यूज़ करना है। और मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें करा दूँ और अच्छे से इफेक्टिव तरीके से करा दूँ। ठीक, तो आज जो बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 इंट्रोडक्शन की, इसमें क्या टॉपिक आपको पढ़ना है हम शुरुआत करते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है एक यूक्लिड, ठीक है, आपके पास में यूक्लिड पे मात्रा अधिक लगेगी, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये लिखा है प्रमेयिका। प्रमेयिका आपने अब तक प्रमेय पढ़ा है। क्या पढ़ा है? प्रमेय। प्रमेयिका एक नया शब्द है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। तो इसको प्रमेयिका ना पढ़ के आप प्रमेय भी पढ़ लें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक, अंग्रेजी में इस शब्द को हम लोग लेमा कहते हैं। ठीक है, LEMMA, लेमा। और प्रमेय को आपको पता ही है हम लोग थ्योरम कहते हैं। ठीक है, थ्योरम कहते हैं। तो आप चाहे यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका कहें यानी कि लेमा कहें, या फिर यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय कहें, थ्योरम कहें, अंग्रेजी में कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, क्या कहते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो कैसे आपके पास में इंग्लिश में लिखेंगे? यूक्लिड्स, ठीक है, यूक्लिड्स। ठीक, ये एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम से ही है यूक्लिड्स डिवीजन से आप समझते ही हो, विभाजन को अंग्रेजी में डिवीजन कहते हैं। ठीक है, डिवीजन। अब इसको आप लोग लेमा कह लें, ठीक है, या फिर थ्योरम कह लें। ठीक है, आपके पास में ये चॉइस है, इसमें कोई फर्क नहीं है। बेसिकली सिर्फ आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, थ्योरम कहें, प्रमेयिका कहें या प्रमेय कहें, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग पहले इसके बारे में जानकारी ले लें, ये होती क्या चीज़ है, क्योंकि इसका यूज़ काफ़ी सारा है। ये क्या कहता है, ठीक, इसको समझ लेना बहुत बेसिकली ज़रूरी है। पहली बात तो ये बिल्कुल कुछ नहीं कहता भाई। कुछ ना कहने का मतलब आप लोगों ने भाग की होगी छोटी कक्षाओं में। जैसे मैं भाग करूं, मैं 2 से आपके पास में 2 को मैं 7 को भाग कर रहा हूं 2 से। थोड़ा गलत बोल रहा हूं, अब ध्यान दीजिए कि मैं 2 को भाग कर रहा हूं 7 से। जब भी हम लोग भाग का कोई सवाल करते हैं, डिवीज़न का कोई सवाल करते हैं, तो ये जो लिखा है ना, ये भारी भरकम जो शब्द लिखे हैं बेटा, ये वाले, ये हमेशा इसमें काम करते हैं। और कैसे काम करते हैं? क्योंकि नाम बाद में पता चला, काम पहले कर चुके। अब इस क्वेश्चन से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आसानी से आपको ये पूरी चीज़ समझा दूंगा। होता क्या है? कुछ नहीं है। ठीक, कैसे काम करता है? अगर मैं 2 से 7 को भाग करूं तो आपको पता 2 × 6 हो जाएगा। बिल्कुल भाई,
और यहाँ पे 6 लिखेंगे, एक ये। अब इसमें जान लेना जरूरी है कि किसको क्या कहते हैं, मतलब ये क्या है आपको पता है, ये वाला मैं लिखता जा रहा हूँ, ध्यान से नोट करना मेरी भाषा, वो ध्यान देना। भाजक क्या है, ये भाजक है मेरे भाई, ये क्या है, भाजक। यानी कि भाग, जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको हम भाजक कहते हैं, छोटी क्लास में देखा होगा। और जिसको भाग दिया जाता है तो उसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ एरो बनाकर इधर की तरफ, क्योंकि थोड़ी और चीज़ें भी लिखनी है। यह 7 को कहते हैं क्या, भाज्य, ठीक है आपके पास में भाज्य। और जो 3 निकल के आया है, ये वाली जो चीज़ है 3, इसको कहते हैं हम भागफल। बहुत ध्यान से सुनना इन चीज़ों को, क्योंकि यह पूरी जो है एक्सरसाइज के अंदर भी यही चीज़ें छाई रहेंगी। और मेरे भाई ये जो 1 है इसको हम कहते हैं शेषफल। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को चीज़ें पहले से पता थी, बिल्कुल। अभी दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने सिर्फ इस नाम के अलावा कोई नई चीज़ नहीं बताई है, फिर ठीक है। और ये बात सत्य है कि इस नाम के अलावा इसके अंदर है भी कुछ नया, पुराना ही है, उसको दोबारा वापस लेके आना है। अब थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, हम लोग क्या लिखते थे, अगर हम थोड़े ध्यान दें कि जो भाज्य होता था, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को जो मैं बता रहा हूं, वो हमेशा भाजक, ठीक है, गुणे भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल, ठीक है, के बराबर होता था। देख लीजिए आप इसी एग्जाम्पल से इन चीज को क्लियर करके देख सकते हैं कि 7 भाज्य क्या है, 7 जो रहेगा वो बराबर रहेगा भाजक क्या है 2 गुणे भागफल कितना मेरे भाई 3 है आपके पास में, और शेषफल कितना है 1 है। तो कैलकुलेट करके देख लो, 7 2 3 6 प्लस 2 3 6 प्लस 1 बराबर 7, तो बात सही है। तो यही तो रिजल्ट होता है भाग का। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है कि ये एक रिजल्ट है, एक परिणाम है, ठीक। और ये चीज़ आपको पहले से पता होगी, नहीं पता थी तो आज पता चल गई। क्या पता चल गई कि अगर भाजक की गुणा भागफल में करके इस शेषफल को जोड़ दें तो जो भाज्य है वो आ जाता है, ठीक भाई, बस बात खत्म हो गई। इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन प्रमेयिका, हिंदी में कहें शुद्ध हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, या यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय, इसी को कहते हैं। ये जो लाइन लिखी है ना, इसको रट्टा मार लो आप, ठीक है, कि क्या भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में भी समझ लें, क्योंकि आप थोड़ा अंग्रेजी में देखना जरूरी है आगे। अच्छा, भाजक को क्या कहते हैं आपके पास में अंग्रेजी में, अगर आपको याद हो, डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवाइजर, ठीक है मेरे भाई, ठीक। और भाज्य को कहते हैं डिविडेंट, ठीक। और भागफल को अंग्रेजी में कहते हैं कोशेंट, CUATIENT, कोशेंट, ठीक। और शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर, इसको कहते हैं रिमाइंडर, ठीक। तो ये अगर अंग्रेजी में इसको हम थोड़ा सा ध्यान से लिखें तो बेटे आएगा क्या, हम लिख सकते हैं कि जो डिविडेंट है, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, डिविडेंट है, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होगा भाजक यानी कि डिवाइजर, ठीक है, आपके पास में डिवाइजर प्लस भागफल क्या होता है कोशेंट, ठीक, कोशेंट प्लस रिमाइंडर यानी कि आपके पास में जो शेषफल है रिमाइंडर। बात क्लियर हो गई। तो इस स्टेटमेंट को अंग्रेजी में भी थोड़ा याद रख लें। एक बात थोड़ा ध्यान देना, जब मैं बता रहा हूं तो चीजें नोट मत किया करो के साथ पहले एक बार सुन लें, क्योंकि वीडियो है, आप बाद में पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्योंकि जब राइटिंग आदमी करता है, देखो आदमी पढ़ सकता है बिना कंसंट्रेट हुए, एकाग्र हुए पढ़ सकता है आदमी, कि आदमी पढ़ते पढ़ते दिमाग कहीं और चल गया, लेकिन लिखते लिखते कहीं भी दिमाग नहीं जाता, फिर लिखाई पे ही रहता है सिर्फ। तो ध्यान रखें कि आप लोग जब मैं समझा रहा हूं तो लिखें मत, ठीक है, सिर्फ समझें। लिखने का काम बाद में करें, पहले एक बात समझ लें, वीडियो को पॉज कर लें, रोक लें, वो आपके हाथ में, क्योंकि वीडियो आपके पास 24 आवर उपलब्ध है ही है। तो ये जो स्टेटमेंट है मैंने जो कहा है बेटा, ये जो है यही हमारी क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। लेकिन एक बात इसमें मैं बतानी थोड़ी सी भूल गया, ये चलो कोई नहीं, अभी तो यहीं पे ही है,
हम बता देते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए कि जो हमारे पास में शेषफल होता है मेरे भाई, क्या होता है शेषफल मेरे भाई, उसकी एक खास कंडीशन है शेषफल की। वो खास कंडीशन क्या है कि शेषफल हमेशा 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल ठीक है, या बराबर होता है। आपने देखा है कि क्या होता है कि जब हम भाग कर रहे हैं, देखिए शेषफल ये आता है, ये या तो 0 आएगा, ठीक है, या 0 से बड़ा आएगा, कभी माइनस में तो नहीं आएगा। 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ, माइनस की हम लोग बात कर रहे हैं। और शेषफल की एक खास बात हो रही है, हमेशा छोटा होता है इस भाजक से। किससे बेटा, भाजक से। बहुत इजीली चीजें समझ में, इसको भूत मत बनाना कभी, ऐसा समझो कि बड़ा टिपिकल चीज है, ये चीजें आपने पहले सब की हैं, उन्हीं को रिकॉल किया जा रहा है, सिर्फ एक नए तरीके से सीखा जा रहा है कि शेषफल जो है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। बिल्कुल बेसिक सी बात है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे जो शेषफल निकलेगा, कभी भी भाग, आपने भाग के सवाल बचपन में बहुत हजारों सवाल करे होंगे, उनमें हमेशा शेषफल निकला हुआ है, तो 0 आया होगा या फिर 0 से बड़ी कोई संख्या आई होगी, माइनस में तो कभी आया नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। और हमेशा जिस भी संख्या से हम लोग भाग करते हैं उससे ये चीज छोटी आई होगी ना छोटी। अगर यहाँ पे छोटी ना आती, मान लिया यहाँ पे चलो बराबरी 2 ही आ जाता है यहाँ, तो पहाड़ा एक बार और चल जाता। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर शेषफल 2 से कम ना होता तो पहाड़ा तो एक बार और चल सकता था, ये भाग का सवाल नीचे की तरफ और खिसक सकता था, है ना। तो ये जो लाइन है इसको समझ लेना बहुत जरूरी है कि शेषफल एक खास एरिया में ही भ्रमण करता है कि 0 से बड़ा या बराबर या फिर भाजक से कम। बिल्कुल ठीक बात है। अब थोड़ा सा नोटिफिकेशन यानी कि संकेतात्मक रूप से समझिए, जो भाजक है उसको बेटा हम हमेशा ए से प्रदर्शित करेंगे, और सॉरी, जो भाजक है उसको हम लोग हमेशा बी से प्रदर्शित करेंगे, भाज्य को हम लोग ए से प्रदर्शित करेंगे, जो भागफल निकल के आएगा उसको हम लोग क्यू से प्रदर्शित करेंगे, और जो नीचे प्रक्रिया के दौरान जो शेषफल आएगा उसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे। ये ध्यान रखना कि भाजक ये क्या है, हमारा भाजक है। मैं थोड़ा संकेतात्मक रूप से, क्योंकि हर बार इतना बड़ा लिखना, ठीक है, आप लोग पेपर में तो लिखोगे पूरा खोल करके, लेकिन समझाने के लिए मैं जब बीच बीच में इस रिजल्ट को यूज करूंगा तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म तैयार कर लेता हूं, ताकि एकदम से मैं इसको लिखूं आपको समझ आ जाएगा, हाँ सर ने क्या बात कही है। तो इसमें जो बी है मेरे भाई, वो बी क्या है बेटा, बी भाजक है, ए क्या है, भाज्य है, क्यू क्या है, भागफल है, भाग अंग्रेजी में ध्यान रखना इन सबकी टर्म्स को बहुत ध्यान से, और आर हमारे पास में शेषफल है मेरे भाई, क्या है, शेषफल है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर इस रिजल्ट को देखा जाए तो भाज्य बराबर होता है, यानी कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, और जहां पर यहां लिखेंगे जहां बेटे आर जो है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर या फिर बी से छोटा होगा। यही जो स्टेटमेंट है मेरे भाई, यही हमारी यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का, या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, या फिर यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम कह सकते हैं। प्रमेय का इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, प्रमेय इस्तेमाल करो या कुछ भी, वो मर्जी है, ठीक। तो दैट्स ऑल। अब इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका हमारे इस प्रश्नावली जो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जिसका ये वाला, इसमें इसका क्या यूज है उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। कुछ चीज आपको नोट करनी है तो आप लोग वीडियो को पॉज करें यहीं पे और नोट कर लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। तब चलिए बेटा बात करते हैं, बोर्ड रफ हो चुका है, नहीं अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। अभी हमने जो पढ़ाया है उसको एक बार लिख लें साइड में ताकि यूज हो जाए, कि हमने जो पढ़ाया वो है यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेयिका, है ना, प्रमेयिका, थोड़ा हिंदी में ध्यान रख लेना भैया, है ना। तो या परमेय कह लो, कोई बात नहीं, क्या थी वो परमेय, उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। उसमें ये कहा गया था, अभी बता रहा हूं कि जो भाज्य होता है, ठीक है ना, वो बराबर होता है भाजक, ठीक, गुणा भागफल, ठीक है बेटा, प्लस शेषफल के, ये चीज थी हमारे पास में, ठीक है, शेषफल के। और जहां पर हम लोग एक कंडीशन लेकर के चलते थे कि बेटा जो शेषफल है वो एक खास रेंज में आएगा, उस रेंज का कहा है कि वो 0 से बड़ा या बराबर रहेगा, और या बेटा ये भागफल से भाजक से छोटा रहेगा। सिंबॉलिकली मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं थोड़ा सा अलग तरीके से कि
A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर बेटा हमारे पास में आर क्या है, वो 0 से बड़ा या बराबर या फिर बी से छोटा। दैट्स ऑल अबाउट इट, है ना। तो ये था हमने जो भी डिस्कस किया है। इसमें ए क्या है समझ लेना, भाज्य है, और बी भाजक है, और क्यू जो है भागफल, आर जो है शेषफल। अंग्रेजी में क्या कहता हूं मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रयोग कहां करते हैं, इसको समझना जरूरी है। क्लास 10 में कहां इसका यूज होता है, यानी कि इसके हम लोग प्रयोग के बारे में बात करते हैं। इसका प्रयोग कहां है, यूज कहां है ना आपके पास में। तो ये तो पता हो ना भाई, पढ़ तो लिया। किन क्वेश्चंस में करते हैं, जब हम लोग दो संख्याओं का, दो, ठीक है नहीं, दो संख्याओं का HCF, क्या SCF क्या होता है, छोटी क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो 2 मिनट रुको, अभी सब क्लियर करूंगा। SCF को हिंदी में कहते हैं मैं से, है ना, महत्तम समापवर्तक, है ना, मैं से ज्ञात करते हैं, ज्ञात करने में, ऐसे कर लें, ज्ञात करने में। दो संख्याओं का HCF हमें ज्ञात करवाएगा वो। दो संख्याओं का HCF आपने क्लास 8 में भी किया है और छोटी क्लास में भी किया, और भी छोटी क्लास में किया है। लेकिन हम लोग इस बार क्लास 10 में ये जो HCF है या फिर जो मैसे है, मैसेल ऐसे से जानते हैं ना, मैसेल ऐसे क्या होता है वो आपको छोटी क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन चलिए मैं इसको यहां क्लियर कर दूंगा एक बार और, ताकि आपको दोबारा से वापस ना जाना पड़े, जो दिमाग में है उससे ही काम चल जाए। कि हम लोग दो संख्याओं का HCF या फिर मैसे जब भी निकालेंगे तो हमें वो कहेगा, क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज के अंदर कहेगा, वो क्या कहेगा कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए हमें HCF ज्ञात करना है। दो संख्याएं कोई भी दे देगा, मैं भी क्लियर करूंगा कैसे करेंगे। तो कुछ लोगों के माइंड में होगा सर थोड़ा सा क्लियर कर दो, HCF क्या है, भूल गए। HCF अगर अंग्रेजी में सही मायने में देखा जाए, HCF का मतलब होता है, क्या होता है, हाईएस्ट, आपके पास में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी क्लियर हो जाएगा बेटा, सारी दोबारा से याद आ जाएगा सब चीजें। और अगर हिंदी की बात करें, इसे कहते हैं महत्तम, ठीक है, समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, उदाहरण से समझाता हूं आपको, एग्जांपल समझाता हूं, क्लियर हो जाएगा, फिर आपको समझ आएगा HCF क्या है। हाँ, वो पुरानी लैसे मैसे की बात हो रही है। जैसे कि मैं कह रहा 12 तथा 18 का HCF ज्ञात करूं, या फिर ये कहें सीधा मैं से ज्ञात करूं। HCF तो यही है ना, अब क्लियर है। अब कुछ बच्चों को मुझे लग रहा है 100 में से 95 बच्चों को समझ आ गई होगी बात कि यार हाँ ये तो पुराना ही है, अगर वो पढ़ने वाले हैं तो, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब दो तरीके होते थे, या तो आप भाग विधि से निकाल लो, या फिर सिंपल आप 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, ठीक है, 12 के जो फैक्टर होंगे, 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, जैसे 2 भी है, 1 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, और 12, ये इसके गुणनखंड है। 12 के गुणनखंड मतलब अपवर्तक भी गुणनखंड को क्या कहते हैं, ये जो फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर को एक बार ध्यान से देखिएगा, इसको फैक्टर को गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणनखंड हिंदी में, या फिर इसको अपवर्तक कहते हैं, अपवर्तक, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग पहले 12 के अपवर्तक कर लेते हैं, फिर 18 के कर लेते हैं। कितने आएंगे, ये भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और सीधा 6 से कटेगा, और 6 के बाद सीधा 9 से कटेगा, और फिर अपने आप से कटेगा 18 से कटेगा, या कोई और भी आ रहा बीच में, नहीं है ना। तो 12 के अपवर्तक यानी कि गुणनखंड तो ये है मेरे भाई, और 18 के अपवर्तक ये है मेरे भाई। तो अगर हमें HCF देखना है, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, महत्तम, ये जो हिंदी में लिखा महत्तम, समापवर्तक, समान अपवर्तक, यानी कि जो दोनों जगह है। कॉमन का मतलब समझते हो ना, तो क्रिकेट खेलते हो, एक खिलाड़ी भाई ऐसा है कि 5 खिलाड़ी हैं, 2 इधर हो गए, 2 इधर, एक बचा, उसको कॉमन रख लो। कॉमन मतलब जो दोनों जगह हो और सबसे बड़ा हो। अब दोनों जगह कौन कौन से हैं भाई, एक भी यहाँ है, यहाँ भी है, 2 भी है। कॉमन में क्या हो गया, कॉमन में क्या हो गया, कॉमन में तो 1 भी है, 2 भी है, और 3 में भी है, और फिर 6 है। लेकिन इन कॉमन में भी वो देखना है जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है, 6 है। तो HCF इन दोनों संख्याओं का 6 होगा। ये कहिएगा कि मैं से इन दोनों चीजों का जो है वो 6 होगा।
मुझे लगता है बहुत बच्चों को मैथ से निकालना आता होगा, क्लास 8 में भी किया है, 9th में भी कहीं ना कहीं किया है। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हम लोगों को वो क्या कहेगा बेचारा, वो कहेगा कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए करना, ऐसे नहीं करना है। ठीक, समझ में आ रहा। और एक्सरसाइज के अंदर शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, यानी कि जो प्रश्नावली आपकी 1.1 है उसकी बात कर रहा हूं बेटा आपके सामने, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो मैं से क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब हम लोगों को समझ में आ गया इसका प्रयोग कहां है, दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मैसे ज्ञात करने में इसका यूज है। मैसे क्या है आपके सामने, अगर फिर भी डाउट है कि मैसे लेसे मैसे में, तो आप अगर चाहते हो तो कमेंट करिएगा मुझे, मैं लिख के कमेंट के रिप्लाई में ही एक लिंक सेंड कर दूंगा जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा लेसे मैसे की पूरी हिस्ट्री, पूरी जो है उसकी कहानी समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, एग्जांपल्स पे चलते हैं पहले, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी बहुत जरूरी चीज होती है। तो आज हम लोग थोड़े एग्जांपल की चर्चा करेंगे, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उदाहरण कैसे कैसे क्या क्या होना वो देखना है आपको। ठीक, चलिए देखिए मैं चल रहा हूं एक्सरसाइज, आप लोग सब एनसीईआरटी किताब अब उठा लीजिए क्योंकि सेशन शुरू हो चुका है, और इसमें हम लोग चल रहे हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर, है ना। एग्जाम्पल्स क्या, सबसे पहले मैं आपको ना एक काम करता हूं, मैं ये जो मेथड था यानी कि आपको इसके सहायता से आप लोग यूक्लिड्स डिवीजन एलोग्रिथम की सहायता से, यानी कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका से हम लोग में से कैसे ज्ञात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन उससे कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट का हमारे पास में फर्स्ट है, क्योंकि एग्जांपल को इस तरीके का दिया नहीं है तो मैं इसी को कर रहा हूं। हमें कहा गया है 135 तथा, ठीक है, 135 तथा 225 का हम लोगों को क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ ज्ञात करो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब क्लास 10th में हम लोग सही मायने में पहुंच चुके हैं। क्लास 9th में या उससे पहली वाली क्लास में अगर आपको कहा जाता कि इसका मैसे ज्ञात करो 135 और ये, तो भाई साहब आप पेल देते, यहां भी कर दोगे। लेकिन समस्या क्या है, हम लोगों को इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके करना है और कुछ नहीं है। तो बस इस क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता चलूंगा तो थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहला स्टेप ये है, जब इस प्रमेयिका को प्रयोग करना है, हम लोग सबसे पहले इनमें बड़ी और छोटी संख्याओं का ज्ञान लेंगे। कि ध्यान रखें कि देखो 135 है और 225 है, तो सबसे पहले देखिएगा कि इसमें कौन सी बड़ी है, ये है। भाई सिंपल सी बात है, काम वही करना है जो अभी हमने किया था कि 225 को हमें भाग करना है मेरे भाई 135 से। तो सीधी सीधी बात है, छोटी संख्या से ही तो बड़ी संख्या को भाग देंगे, तो ये चीज तो कोई खास बात तो लिखी नहीं है, हमने सिर्फ दिमाग को अपने सही, यार इतना बेवकूफ कोई होगा ही नहीं कि 225 से 135 को भाग करेगा, छोटी संख्या से बड़ी को करेंगे। और उसके बाद में जब इसको भाग करेंगे साइड में ये करते चलेंगे और स्टेप यहां लिखते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। अब कितनी बार ये पहाड़ा चलेगा, एक बार मेरे हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो एक बार चलेगा तो 135 आ जाएगा, तो घटाएंगे तो 0 और 9। क्लियर है ना, देख लो, भाग करनी तो आती ही होगी। अगर ये कि सर कैसे पता चल रहा है, तो आप ये पहली डिजिट हटा के देख लो कि 13 का 22 में एक ही बार चलेगा, तो तब भी पता चल जाएगा आपको। अब इतना करने के बाद में आप उठाइए इस रिजल्ट को, ऊपर वाले को लिख दो, यहां पे लिखेंगे, यहां लिख देंगे यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले को, इसको लिख सकते हैं, ये कहा गया कि भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये कंडीशन लिखिएगा, क्या होगी हमारे पास में कि 225, तो क्या है इसमें, देखिए ध्यान से, ये क्या है, भाज्य है ना बेटा, ये क्या है, भाजक है। थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं एक बार और, ये भागफल है और ये आपका शेषफल है ना, तो ताकि लिखने में समस्या ना हो। तो जो 225 है बेटा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा भाजक, भाजक क्या है 135 गुण है, और भागफल क्या आया मेरे पास में 1 प्लस
जो हमारे पास शेषफल आया वो 90 आ गया। ये पहला स्टेप है। ठीक, हो सके तो रफ में साइड में जब आप कॉपी में काम करते हो इसमें तो साइड में ये चीज दिखाते चलें, समझ में आ जाएगा। ये पहला स्टेप है। ठीक, अब ध्यान रखना है इतना करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यही देखो यहां देखते हैं कि अगर यहां पे शेषफल क्या है, शेषफल क्या है 90 है। अगर यहां पे शेषफल बाई चांस 0 आ जाता है बेटा, क्या आ जाता 0, तो ये प्रक्रिया यहीं खत्म हो जाती, ये यहीं पे खत्म होती। और इस 135 को ही हम लोग क्या कहते हैं कि इन दोनों का एचसीएफ जो है, यानी कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ किसका 135 और 225 का मेरे भाई वो कितना आ जाएगा 135 ही आ जाता। अगर ये प्रक्रिया यहाँ 0, इसका रिमाइंडर यानी कि इसका जो शेषफल है अगर वो 0 आ जाता, लेकिन शेषफल 0 नहीं है तो इसका मतलब ये जो है आपके पास में ये क्रम आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसमें लिखेंगे, यहां लिखेंगे चूंकि शेषफल जो है मेरे भाई, शेषफल यानी कि जो हमारे पास में है वो 0, वो कितना है 90 है, और 90 0 के बराबर होता है, इतनी तो जानकारी सबको है ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, भाजक, इसको उठाएंगे भाजक को और इस शेषफल से भाग करेंगे इसी प्रक्रिया के दौरान। कैसे कि हम लोग 90 से भाग करेंगे, फिर किसको 135 को। कितनी बार जाएगा, एक बार 90 आ गया, घटा लो 5 आ जाएगा मेरे भाई, और 5 आ जाएगा 45। आप चलेगा नहीं तो यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका से फिर स्टेप लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि अब यहां लिखेंगे अब 135 को बेटा हम लोग लिखेंगे किसके बराबर, इस वाले हिसाब से, भाज्य बराबर, भाज्य क्या है 135 है और भाजक क्या है 90। ठीक, गुणे 1 प्लस शेषफल कितना 45। अभी भी क्या कह सकते हैं, ठीक है नहीं, इसको चूंकि यहां लिखा था तो यहां इसलिए कर सकते हो। अब चूंकि शेषफल फिर कितना आया हमारे पास, बताइए शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आया, वो हमारा 45 आया, और 45 भी कभी 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, इससे आगे भाग भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपको पता है कंडीशन के जो शेषफल होता है वो 0 और b के बीच का होता है, यानी कि 0 या और 90 से छोटा होगा। ठीक, घबराना नहीं है, बहुत आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग किसमें कंडीशन, इसमें क्या काम करेंगे, फिर हम लोग भाजक और शेषफल को फिर साइड में ले जाएंगे, यानी कि 90 को भाग करेंगे किससे इस बार 45 से। ठीक है मेरे भाई, और सीधी सीधी बात है, 2 बार चल रहा है, 90 आ जाएगा, देखो 45 दूनी 90, 0 आ गया शेषफल, अब मजा आया। इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो 90 है मेरे भाई उसको लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल 45 गुणे 2 प्लस शेषफल वो आ गया 0। अब यहां पे शेषफल हमारा जो है, यानी कि जो रिमाइंडर है, जो r है वो कितना हो गया, वो 0 हो गया। और बस ये काम तभी तक करना है जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। और शेषफल आपका 0 क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर शेषफल 0 है तो हम लोग भाई सीधी सीधी बात है, हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे, मैं यहां लिख रहा हूं, चूंकि शेषफल कितना 0 है, अतः जो एचसीएफ है ना, जिसका आपने पूछा है, किसका पूछा है आपने 135, 225, वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जिस स्टेप में शेषफल 0 होगा उसका जो भाजक होगा, किसकी बात कर रहा हूं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, कि जिस भी स्टेप के अंदर शेषफल 0 हो जाएगा उसका भाजक जो होगा वो आपका वो क्या बनेगा, आपका इसका एचसीएफ बनेगा, यानी कि 45 का एचसीएफ हो जाएगा। दैट इज योर आंसर मेरे भाई। क्या आपको समझ में आ रही चीज है? ठीक है, कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी अभी भी, मुझे लगता है कि 40 के आसपास तो 40% तो समझ में आ ही गया होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे इसी पे, ताकि आपको ये चीज 100% समझ में आ जाए और आपको लगे कि हाँ यार क्वेश्चन जो है अब हमारी पहुंच में है। ठीक है, अब अगर आप एक चीज देखिएगा, मान के चलो कि क्वेश्चन उसने ये ना दिया होता, उसने इस क्वेश्चन को दिया गया होता हमारे पास में, मैं इधर से थोड़ा सा ऊपर वाला रफ कर रहा हूं भाई, मैं ये वाला अभी समझाने के लिए कुछ बात बतानी है आपको, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ये 135 225 ना होता, क्वेश्चन होता 135 तथा 90। देखिए
तो हमारा क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है फिर बेटा? क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, ऐसे नीचे नीचे की तरफ। लेकिन तब भी तो आंसर क्या आ रहा था हमारा? 45 आ रहा था। तो यानी कि अगर एचसीएफ निकालना पड़े मेरे पास में 135 और 90 का, तो मेरे भाई मेरे बेटे वो भी 45 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी एचसीएफ 135 225 का कितना आया? 45। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन, अच्छा ये बात अगर यहां से शुरू होती, यानी कि अगर एचसीएफ निकालना पड़ता मेरे को किसका? 90 और 45 का, तब भी स्टेप फॉलो होते। 90 और 45 का एचसीएफ भी हमारे पास क्या आता बेटा? 45 ही आता है। इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना। ठीक है, और चीजें क्लियर करता हूं, 2 मिनट रुको, अभी एक क्वेश्चन और करता हूं, फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे की तरफ। ठीक है, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब इसमें जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ही उठा रहा हूं, चलो मैं एग्जांपल तो कर ही लोगे, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, और थोड़ा बड़ी संख्या वाला उठा लेता हूं। इसमें है थर्ड पार्ट है 867, हम लोगों को निकालना है 867, है ना। और दूसरी संख्या है, और आपके पास मेरे भाई संख्या है एक और 255, कितना? 255 का एचसीएफ ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। ठीक, और बता भी दूं मैं, पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज का, तो जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो तब ये क्वेश्चन नहीं कराने का। अब इसमें हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। कहा गया है, ऊपर देखो उन्होंने लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ, जो आप एनसीईआरटी किताब अगर उठाएंगे उसमें पहले ही क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम, अरे यार एक शब्द आया इसमें, एल्गोरिथम। कौन सा? एल्गोरिथम, कुछ नहीं है। एल्गोरिथम का मतलब क्या है? अभी हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ था? पीछे अगर जाके देखोगे तो 1 2 3, क्योंकि पहले हमने किसका निकाला था? 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ था ना क्वेश्चन। तो प्रत्येक स्टेप में हमने क्या इस्तेमाल किया था? यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल की थी नहीं की थी? और दूसरे स्टेप में भी वही की थी, तीसरे स्टेप में भी की थी। जब हम किसी भी विधि, यानी कि ये एल्गोरिथम को आप विधि भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? विधि। जब हम लोग कुछ स्टेप, यानी कि कुछ मतलब कुछ वेल डिफाइंड एक सिस्टमेटिकल तरीके से किसी प्रक्रिया को लेकर के चलते हैं, तो उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम बोलते हैं या फिर विधि बोलते हैं। विधि एक तरीका है, तो एल्गोरिथम से परेशान होने वाली बात नहीं। जो अभी मैंने किया था वो एल्गोरिथम ही था, यानी कि बहुत सारे स्टेप्स। ठीक है, नहीं किसी भी एक रिजल्ट को अगर हम बहुत सारे स्टेप्स में इस्तेमाल करते हैं, तो उस पूरी क्रिया को, पूरे उस प्रोसेस को हम लोग एल्गोरिथम बोल देते हैं, या कि विधि बोल देते हैं, कलन विधि भी कह सकते हैं इसको। तो अब हमें करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहला स्टेप तो वही रहेगा कि फाइंड द, इनमें देखना छोटा बड़ा कौन सा है। सीधी बात है कि 867 जो है वो बड़ा होगा 255 से। ठीक है मेरे भाई, और फिर हमने बताई थी बात कि क्या करना है, छोटी संख्या को, ठीक है, छोटी संख्या को, सॉरी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या करना है? भाग करना है। और भाग करने के बाद में उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से लिखेंगे। तो मेरे को भाग करना है 867 को 255 से भाग करना है। कितनी बार पढ़ा चलेगा मेरे भाई? क्या कोई बता सकता है? 255। अब आप सोचोगे कि सर कैसे समझें? आप इसको समझने का तरीका एक ये है कि इसका भी एक नंबर डिलीट कर दो, इसका भी एक नंबर डिलीट कर दो। अब 25 है, 25 को तो देख सकते हो, 25 दूनी 100 होते हैं, तो 2 बार तो चलेगा नहीं। सॉरी हाँ, 25 चौके 100 होते हैं, 25 या 75 होते हैं, तो मुझे लगता है 3 बार चल जाएगा। तो यहाँ 5 था और यहाँ 7 था, तो 3 बार देख लो चला के। 5 या 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 या 15 और 1 16, बिल्कुल ठीक बात है। और 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, जब घटाएंगे मेरे भाई कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगी, 102 आ जाएगा। इस भागफल को हमने किया है अभी। ठीक है मेरे भाई, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे यूक्लिड है ना, विभाजन प्रमेयिका है ना, यह प्रमेय बात एक ही है से। इसको कैसे लिख सकते हैं?
क्या था, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि जो भाज्य होगा दैट इज इक्वल टू भाजक, ठीक है, गुणे भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल। क्लियर है मेरे भाई? तो लिखिए जरा कि 867 जो होगा मेरे भाई वो बराबर होगा किसके, 255 गुणे 3 प्लस 102। देख लो, क्लियर है इतना, ये पहला स्टेप हो गया। अब यहां पे जो शेषफल है मेरे भाई वो क्या है, शेषफल जो है वो 102 है और वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। जब शेषफल 0 बनेगा तभी हमारा एचसीएफ निकल करके आ जाएगा, अभी बताऊंगा कैसे। अगर शेषफल 0 नहीं है तो अब लिखेंगे यहां, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस भाजक और शेषफल में यही प्रक्रिया इस्तेमाल करेंगे। कौन से वाली, कि हम लोग 255 को है ना भाग करेंगे 102 से, तो कितनी बार चलेगा, लगभग 2 बार चलेगा मेरे हिसाब से, 204 आ जाएगा, है ना। घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1, यहां पर जाएगा 5, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 255 को लिखा जा सकता है पट है ना कि 102 गुणे 2 प्लस 51। यहां पे भी शेषफल कितना है मेरे भाई, बताओ शेषफल कितना है, यहां पे कितना है शेषफल, 51 है, और जो 0 के बराबर नहीं है। अब फिर हम इस फर्दर हम दोबारा से फिर करेंगे, अब किसके बीच में करेंगे, 102 और 51 के बीच में। तो 102 बराबर होगा, भाग कर ले साइड में, 102 को किससे भाग कर लें इस बार, 51 से, और मजा आ गया, देखो 2 बार 102 हो जाएगा, 0 शेषफल आ जाएगा, 51 दूनी 102। तो मेरे भाई इसको लिखा जाएगा 51 गुणे 2 प्लस 0। अब आया मजा कि शेषफल जो है वो बेटा कितना है हमारा, बताइए, वो 0 के बराबर आ गया। और हमने कहा था कि जहां से शेषफल 0 आ जाएगा वहीं पर हम लोग कह देंगे कि एचसीएफ जो है वो किसका, 867, 255 का जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, जब जिस भी स्टेप में आपका शेषफल 0 है उसका जो भाजक है, जो भाजक है, ऐसा करके नहीं दिखाना है, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, वही एचसीएफ होगा, यानी कि 51 जो है उसका आंसर आ जाएगा आपके पास में, क्या आ जाएगा, 51। अब इस स्टेप के अंदर भी आप ये चीज नोट कर सकते हो, इजीली देख सकते हो एक बात को, कि अगर ये क्वेश्चन यहां से शुरू ना हो करके, मान के चलो यहां से शुरू होता, ऊपर वाले को भूल जाओ, यानी कि मैं कहता हूं कि 255 तथा किसका निकालना होता हम लोगों को, 102 का। देखिए जरा 102 का, तब भी तो 51 नहीं आता, तब भी तो हम कहेंगे एचसीएफ जो है वो 255 102 जो है वो भी कितना होता है, 51 होता है। या अगर हम लोग कहते हैं कि एचसीएफ निकालना पड़ जाता हमें किसका, 102 का 51 का, 102 तथा 51, तब हम क्या कहते हैं, एचसीएफ ऑफ 102, 51। फिर स्टेप कहां से शुरू होते, यहां से शुरू होते, तब भी हमारा 51 नहीं आता। तो मतलब ये मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस प्रक्रिया के अंदर, इस एल्गोरिथम के अंदर, या फिर इस विधि के अंदर जितने भी स्टेप आए हैं, प्रत्येक स्टेप में एक सवाल है, और उन सवाल का सभी का आंसर सेम आएगा। जो लास्ट में आपके पास में जहां रिमाइंडर शेषफल 0 बनेगा, उसमें जो भाजक है वही आपका क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा, या फिर मैं से महत्तम समापवर्तक बनेगा। तो ये मुझे लगता है आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का जो है से कैसे एचसीएफ ज्ञात किया जा सकता है, वो स्टेप मैंने क्लियर कर दिए। एक दो एग्जांपल्स हैं, उसको देखिएगा अपने आप। अब हम चलते हैं, इसके कुछ अलग से भी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 है, आप अपनी बुक को अगर देखिएगा, एग्जाम्पल 2, 3 और 4, इनको खत्म करके हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे, और फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में प्रवेश करेंगे। चलिए बात करते हैं, उदाहरण नंबर 2 है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी से। एग्जाम्पल करने बहुत जरूरी है एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ छूटे ना आपकी, ताकि आप अच्छा महसूस करने लगे जब ये चैप्टर खत्म हो। दर्शाइए कि क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2 के रूप का होता है, 2 के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। बिल्कुल ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए
देखो कुछ लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का रट्टा मरवा देते हैं उठा करके, जो लैंग्वेज लिखी है उसको रट्टा मार लो, ये नहीं, लेकिन वो एक मजबूत तरीका नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग मेथड नहीं है, उससे तुम टेंशन में आ जाओगे। रटना तो फिर बुरी बात है ही है। इसमें आपको पहले ये चीजें समझ लेनी है कि क्या क्या रहा है, इसके एक एक शब्द को आपको फिल करना है। अगर आपने क्वेश्चन को इसी को समझ लिया ना ढंग से, इससे ये वाला और उससे नेक्स्ट वाला, तो कुछ नहीं बचता भाई। फिर इस तरह के क्वेश्चंस को आप एकदम से दे के मारोगे मार। इसमें कहा क्या गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, तो ये चीज आई है धनात्मक समपूर्णांक, इसको समझ लेना जरूरी है क्या है। और इस सवाल के दूसरे हिस्से में कहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर हम पूर्णांकों की बात करें तो पूर्णांकों के दिमाग में तुरंत आता होगा पूर्णांक को लेकर के कि 0 इधर हो गया, -1 -2 -3, ऐसे ही -1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो लेकिन कहा है धनात्मक समपूर्णांक, हम लोगों को धनात्मक लेने, इसका मतलब इनको सबको छोड़ देना है, हम लोगों को सिर्फ इधर वाले लेने। कौन कौन से? कि 1, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा जिंदगी भर ये काम। लेकिन उनके अंदर भी वो लेने हैं जो सम है। सम का मतलब क्या है कि हम लोगों को ये 2 लेना है, 1 नहीं लेना है, 4 लेना है, 3 नहीं लेना है, ये लेना है, एक और लिख लो 8 लेना है। बात समझ में आ रही है? सम तो आपको समझते हो ना, सम संख्याएं जो 2 से कट जाएंगी पूरी पूरी, है ना। तो यानी कि इनको हमें डिस्कस नहीं करना। पहला हाफ कर रहा हूं क्वेश्चन का पहला हाफ डिस्कस कर रहा हूं यहां तक का, ठीक। हमें यह दिखाना है कि दुनिया में जितने भी पूर्णांक मेरे भाई हैं धनात्मक समपूर्णांक हैं। पूर्णांक को तुरंत पूरा अंक, पूर्णांक हिंदी में इंटीजर अंग्रेजी में कहते हैं, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, यानी कि सीधा सीधा फीलिंग मन में आनी चाहिए कि पूर्णांक को दिमाग में आ जाए, अच्छा पूरा अंक है, यानी कि पॉइंट वाले पॉइंट को छोड़ के जितनी संख्याएं हैं सारी की सारी होती है ना, पॉइंट में ना हो, ठीक है आपके पास में। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं उनका जो रूप है वो 2 क्यू रूप का है, जहां क्यू जो है, ये क्यू क्या बला है, क्यू कोई भी पूर्णांक ही है, ये भी एक इंटीजर है ना। क्यू इंटीजर का मतलब वो आपके पास में क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 0 भी हो सकता है अगर बात करें तो, लेकिन इस बारे में बात बाद में करेंगे। तो पहले हम लोग करते हैं समपूर्णांक से, है ना। आपके पास में 2 4 6 और 8। तो अगर इसको देखा जाए थोड़ा ध्यान से, सम कहा है, इसका मतलब ये भी 2 से विभाज्य होगा। अगर इसको मैं 2 से भाग करूं मेरे भाई, ध्यान से देखना, तो व्हाट वी फाइंड, 2 एकम 2, शेषफल 0 आ गया, बिल्कुल ठीक। ये भी सम है, तो 2 से अगर इसको मैं भाग करूं मेरे भाई 4 को, तो 2 दूनी 4, ठीक है, ये भी शेषफल 0 आ गया। इसको 2 से भाग करूं 6 को, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 तिया 6, शेषफल 0 आ गया। इसको मैं करूं बेटा तो 2 से भाग करूं 8 को, तो 2 चौक 8, ये भी शेषफल 0 आ गया। तो अब ऐसा कर क्यों रहे हैं? आप कहोगे 2 से सर ये 2 अचानक, अरे 2 इस वजह से आया भाई, ये सम संख्या की बात हो रही है। अब अगर मैं इन सारे भागफल वाले सवालों को मैं यूक्लिड, है ना, यूक्लिड भी लिखना यार बार बार सर जो है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेयिका से अगर हम बात करें, इससे प्रमेयिका से बात अगर हम करें, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? क्या नियम था उसका कि भाज्य बराबर होगा, ठीक है, भाजक गुणे भागफल, ठीक है मेरे भाई, प्लस शेषफल। शेषफल की कंडीशन आपको पता ही है, ठीक है, उसको यहाँ लिखूंगा नहीं, पता है, पता क्या है कि शेषफल जो होगा, लिख दे रहा हूँ फिर भी आदत से परेशान, 0 से बड़ा या बराबर या फिर भाजक से छोटा होगा मेरे भाई, ठीक। वैसे इसका यूज नहीं है इतना, इसका ऊपर वाले का है। तो जब इसको लिखूंगा मैं, तो आपके पास में बेटा आएगा क्या कि 2 इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 1 प्लस 0। देखिए जरा ध्यान से, देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो? अब अगर मैं इसको लिखूं, इस वाले को, कि 4 इज इक्वल टू, मैं नीचे लिख रहा हूं, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू भाजक गुणे भागफल, बात समझ में आ रही है, प्लस शेषफल। इसको लिखूं मैं 6 बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको लिखूं मैं
8 को भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बात समझ में आ रही है? तो आप एक क्या देख पा रहे हो? अच्छा, एक खास पैटर्न आपको दिख रहा होगा, एक खास बात दिख रही होगी। वो क्या दिख रही होगी कि सारे के सारे क्या हैं? धनात्मक संपूर्णांक हैं। तो यानी कि जो धनात्मक संपूर्णांक हैं, ध्यान दीजिएगा, धनात्मक संपूर्णांक हैं, ठीक है, उसमें एक पैटर्न है। देखो उनमें सब में भाजक क्या है? 2 2 2 आ रहा है। ऐसे नीचे भी आप जाओगे, अगर यहां 10 भी ले लोगे, 10 से 12 लोगे तो सब इसी तरीके से लिखे जाएंगे। 10 को अगर भाग करो आप, ध्यान से देखिए, 2 से तो 5 बार जाएगा और शेषफल 0। तो उसको अगर लिखोगे 10 को कैसे करके कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो आप पैटर्न देखोगे कि यहां पे हर जगह 2 2 2 2 ही आ रहा है। लेकिन बदल क्या रही है चीज? ये चीज बदल रही है, शेषफल हर केस में 0 है। तो जो जितने भी धन संपूर्णांक हैं उनको हम लिख सकते हैं कि 2 गुणा, अब ये कोई भी नंबर बदल रहा है, इसको हम कह देते हैं क्यू। समझ में आ रही बात? क्योंकि क्यू क्या है? क्यू कोई भी पूर्णांक है। पूर्णांक कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे इसमें क्यू का मान बदलेगा ऐसे ही हमारा ये संख्याएं निकल करके आ जाएंगी। अगर क्यू का मान 2 होगा तो 2 दूनी 4, तो हमारा ये धनात्मक संपूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। अगर क्यू का मान हम लोग 3 लेंगे तो 3 दूनी 6, तो हमारे पास में ये वाला संपूर्णांक प्राप्त हो जाएगा, धनात्मक संपूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं इजी, थोड़ा सा फील करें, प्लस 0 भी है और 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 2 क्यों बदलेगा, आप देख पा रहे हो ना। तो धनात्मक संपूर्णांक किस रूप के हैं? सारे के सारे वो 2 क्यू रूप के हैं। और लिख देंगे यहां पर जहां क्यू क्या है? कोई भी पूर्णांक है। क्या है? क्या है? कोई पूर्णांक है, कोई धनात्मक, क्योंकि धनात्मक की बात हो रही है तो यहां धनात्मक लिख देंगे। धनात्मक समझ लो ना, पॉजिटिव, माइनस वाला को छोड़ के धनात्मक पूर्णांक है। बात खत्म हो गई, ठीक। अब आप कहोगे सर ये ऐसा खिचड़ी सी बनानी क्या पेपर में? बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गणित है भाई, ऐसे कर सकते हो आप। पूरा काम करके दिखा सकते हो, रटना थोड़ा ही है। तो हमने और अच्छे से करा है, क्वेश्चन स्टेप खोल करके सब चीजें की हैं। एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो एक लाइन लिखी होगी, उस लाइन के अंदर बहुत बातें छिपी हैं, उन सारी बातों को हमने खोल करके लिखा है इसमें। तो क्वेश्चन को ऐसे भी कर दीजिएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नंबर 100% पूरे मिलेंगे, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला गणित का ही मास्टर होगा, परेशान ना हो। अगर किसी ने काट दिया तो उसका मतलब वो मान के चलो उसका मानसिक रूप से वो परेशान आदमी है। वैसे काटेगा नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है, कि ये ही पैटर्न आपको पेपर में यूज करना है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इसी के सेकेंड पार्ट में। अब कह रहा है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको मैं वीडियो को यहां पॉज कर लो, आप लोग पॉज करके यानी कि रोक करके इसको पूरे को नोट कर लो। अब मैं इसके सेकेंड पार्ट पे जाता हूं, तो देखिए, चलिए इसके सेकेंड पार्ट की बात। इसमें कहा धनात्मक विषम पूर्णांक, पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 थे, ठीक मेरे भाई। अब इसमें कहा है विषम, तो इट मीन सम संख्या को डिलीट कर दो बीच बीच में से, है ना। तो हम जस्ट सिर्फ विषम संख्याएं लेंगे ऐसे। यहाँ आ रही बात, समझ में आ रही नहीं आ रही? ये वाली हो गई, क्लियर है? कौन कौन सी संख्या लेनी है? मैं 11 तक ले रहा हूं। तो अब विषम है। अच्छा, सम विषम का सीधी सीधी बात है, चक्कर कैसे देखा जाता है? 2 से भाग हो रही है या नहीं हो रही, भाग 2 से ही करना है, तो हम लोग इसको 2 से भाग करते हैं, 1 को, ठीक है। जब नहीं चलेगा 0 आ जाएगा आपके पास में, है ना, यहाँ 0 और शेषफल कितना बचेगा? 1। ऐसे ही तो होगा भाई, 2 को 1 से भाग करोगे चलेगा ही नहीं पड़ा। फिर 2 को इससे भाग करें, 2 से भाग करें 3 को, तो 2 एकम 2, आपका ये आ जाएगा 1। फिर हम इसे 2 से भाग करें 5 को, तो बेटा आ जाएगा 2 दूनी 4, और 4 यहाँ पे शेषफल 1 आ जाएगा। 7 को भाग करें 2 से, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 7 को 3 बार चलेगा और 6 1 शेषफल बचेगा। फिर 2 से भाग करेंगे 9 को, और तो आ जाएगा 3 चौक 2 चौक 8 8 और शेषफल 1। 11 को इधर लिख लो, थोड़ा सा 11 को कर लो, 2 को भाग कर लो, 2 से भाग कर लो 11 को, 2 5 आ गया 10 और शेषफल 1। इतना तो जानते होंगे। अब इनको भी किससे लिखे हम लोग? यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बात करते हैं, प्रमेयिका से। और उसमें क्या करते थे, अभी हमने लिखा था, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, कि क्या होता था हमारे पास, ले रहे यार, फिर लिखना मन करता है बार बार, क्या करें। भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल
भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल, है ना, ये तो चीज थी। तो यूज कीजिए, इस वाले में यूज कीजिए। 1 बराबर होगा 2 गुणे 0 प्लस 1, इस वाले में यूज कीजिए। 3 बराबर होगा 2 गुणा 1 प्लस 0, अरे नहीं यार 1, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसमें यूज कीजिए। 5 बराबर होगा 2 गुणे 2 प्लस 1, भाई ये गुणे ये बटे प्लस ये। फिर 7 को लिखेंगे हम लोग 2 गुणे 3 प्लस 1, 8, फिर हम लिखेंगे 9 को लिख लो, चलो 9 को लिख लेंगे 2 गुणे 4 प्लस 1, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 1 9, ठीक है, उसको लिख लिया। चलो 11 को नहीं लिख रहे हैं, इसी से क्लियर हो जाएगी बात, इतना ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जो हम पैटर्न देख रहे हैं, है ना, एक बार वीडियो चेक कर लो, रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही, कभी सारा काम बेकार हो गया। चलिए ठीक चल रहा सब। इसमें जो हमारे पास में पैटर्न आप देख रहे हैं कि जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम जो पूर्णांक है मेरे भाई, उसमें क्या पैटर्न देख रहे हो? देखो 2 तो हर जगह है, 2 2 2, तो 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक। लेकिन यहां पे 0 1 2 3, यहां पे हम लोग ले लेते हैं ये बदल रहा है, तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम कह देंगे क्यों कह देंगे। और शेषफल हर एक केस में क्या है? 1 है, तो 1 लिख देंगे। और लिख देंगे जहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, क्यों क्या है? कोई पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक में आप ले लें 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। अगर क्यू का मान 1 भर दे तो 1 निकल के आ जाएगा, सॉरी अगर हम 0 भर दें तो 1 निकल के आ जाएगा, क्यू का मान 1 भर दे तो 3 आ जाएगा, देख लो आप करके। तो ये पैटर्न बनेगा 2q + 1, हो गया। वो ये तो कह रहा है कि 2q + 1 रूप का होगा ये, इसमें और क्या सोचने वाली बात है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, फील करके करना है, चीजों को समझ के करना है। एक्सरसाइज के अंदर भी कुछ क्वेश्चन है वो आपको आसानी समझ में आ जाएंगे, अगर ये आपको समझ में आया होगा तो, ठीक। अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। इसको वीडियो को रोक लीजिए और जो है नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नहीं सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 है, स्क्रीन पर लिखा है, किताबों में भी देखते रहें, समझते रहें। क्या कहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 या फिर 2q + 3 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक, फिर मैं कह रहा हूं इसको फील करने की जरूरत है, ये क्या होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक, पूर्णांक तो लेने हैं, पूर्णांक तो आपको पता ही है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है वही धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं, ये जान लेना जरूरी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक है। विषम देखने में, विषम का मतलब इसमें 2 गायब कर दो, 4 गायब कर दो, 6 गायब कर दो, 8 गायब कर दो और 10 गायब कर दो, ऐसे आएंगे ये सारे, है ना। अब फिर बात करिए सम विषम की, तो अब हम लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें एक फिर है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन से ही हमें पिक करना कि भाजक क्या है, क्वेश्चन से हमें देखना है भाजक क्या है। आपको जो दिया गया है 4q + 1 दिया गया है, तो सीधा सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए आपके क्या, कि जो 4 है वो तो भाजक है और 1 आपका शेषफल है, और ये q जो है ये कोई पूर्णांक है। क्या है? ये पूर्णांक है। क्योंकि अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक रिजल्ट लिखवाया था कि हमेशा a बराबर होता है bq + 1 + rk, जहां ये b क्या था? वो भाजक था। क्या था? भाजक था। तो क्वेश्चन की जो सेंस है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, उससे ये इस वाले को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें या इस वाले को ध्यान से देखें, तो हमारा जो भाजक है वो क्या है? 4 है। तो इस बार संख्याओं को हम लोग, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने भाग किससे करके देखा था? अभी 2 से करके देखा था, तो लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाग किससे करनी है? 4 से करनी, भाजक 4 है। तो हम क्या करते हैं, पहले 4 से इसको भाग करते हैं, 4 से 1 को भाग करते हैं, तो 0 बार चलेगा, 0 ही आएगा, शेषफल 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम 3 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 बार ही चलेगा और फिर 0 आ जाएगा और शेषफल 3 बचेगा, ठीक। 4 को भाग करो 5 से तो 4 × 4 चलेगा, शेषफल 1 आ जाएगा। 4 को भाग करो 7 से तो 4 × 4 आएगा, शेषफल 3 आ जाएगा। 4 से भाग करो 9 को तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 आ जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। 4 से भाग करो 11 को तो 4
दूनी 8 आ जाएगा और शेषफल 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से लिखिए, विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, प्रमेयिका से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो भाज्य होगा वो बराबर होगा भाजक, ठीक है, गुणा भागफल प्लस शेष, शेषफल है ना आपके पास। तो मेरे भाई इसको कैसे लिखा जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 4 गुणा 0 प्लस 1। इसको कैसे लिखेंगे, 3 इज इक्वल टू 4 गुणा 0 प्लस 3। इसको कैसे लिखेंगे, 5 इज इक्वल टू 4 गुणा 1 इज इक्वल प्लस 1। ठीक, और हम लोग 7 को कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 2 प्लस, आपके पास में कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3। गलत हो गया ये वाला, 4 एक बार तो जाएगा ना ये वाला, 4 गुणा 1, भाजक 4 है, भागफल 1 है, तो ठीक है। हाँ, और हम लोग अगर 9 को लिखेंगे तो बेटा हमारे पास हो जाएगा 4 गुणा 2, क्योंकि 4 दूनी 8 प्लस 1, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल यानी कि 1। 11 को लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, इतने भी बहुत हैं यार, समस्या नहीं है। अब आप क्या देख पा रहे हो कि धनात्मक जो आपके पास में कंडीशन कही है, ये वाली कंडीशन, धनात्मक जो विषम पूर्णांक हैं, विषम पूर्णांक हैं, उनमें पैटर्न देखिए। देखिए कुछ तो आ रहे ऐसे जिनमें शेषफल 1 है, जैसे इसमें शेषफल कितना 1 है, इसमें शेषफल कितना 1 है, इसमें शेषफल कितना 1 है, और बाकी ऐसे आ रहे जिनमें शेषफल कितना है 3 है। देखिए आप 3 वाला, 3 वाला, ऐसे ही इसमें भाग करते उसमें 1 आता 11 में, और जाके जब 13 की बात करते तो 13 में शेषफल 3 आता। तो हम देख रहे हैं इसका जो रूप है वो है, देखो 4 तो सेम हर जगह है, 4 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो 4 इंटू, और बदल क्या रहा है, ये नंबर बदल रहा है, 4 क्यू प्लस, एक बार तो शेषफल 1 आ रहा है, या फिर हमारे पास 4 क्यू प्लस 4 गुणे क्यू प्लस शेषफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो या फिर ये लिखेंगे कि 4 क्यू प्लस 1, या फिर कैसा है 4 क्यू प्लस 3, और जहां हम लिख सकते हैं जहां क्यू क्या है पूर्णांक है, एक हमारे पास क्या है पूर्णांक है। तो ये यार क्लियर हो गया है ना। तो अब मुझे लगता है क्वेश्चन इस तरीके के आपके क्लियर हो जाएंगे। बस एक एग्जांपल बचा है, उसके बाद इंट्रो खत्म और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू। एक्सरसाइज में ज्यादा काम नहीं है, इंट्रो में ही ज्यादा काम था। एक्सरसाइज तो बहुत छोटी वीडियो बनेगी, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगर नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 4 लैंग्वेज में बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन अगर मैंने बता दिया इसमें क्या करना तो एक लाइन का क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को समझिएगा पहले। लैंग्वेज लिखी है, कहना क्या चाह रहा है, निकलवाना क्या चाह रहा है। एनसीईआरटी वाले इसी वजह से थोड़ा सा फेमस है, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा फिरा करके देने की इनकी आदत है। पूरी चीजें खुल के बताएंगे। जैसे ये है हमारे पास उदाहरण नंबर 4 स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आपने किताबों में देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक। कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू हैं। अच्छा, कुछ किताबों में 120 भी है, मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास पुरानी किताब है या नहीं है, मेरे पास है, लेकिन मेरी किताब में 420 लिखा है, तो मैं 420 से इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। आपकी किताब में अगर 120 होगा तो आप उस क्वेश्चन को 420 की जगह 120 कर लेना। आंसर मेरा लगाएगा, आपका अलग हो, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। अभी समझा रहा हूं, टेंशन मत लेना। तथा ये ढेरियां बर्फी की प्रांत में न्यूनतम स्थान यानी कि कम से कम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जाएंगी। अभी सुनो थोड़ा सा कूल होकर के। हमारे पास में उसने कहा क्या है मेरे भाई, उसने कहा है कि हमारे पास दो तरीके की बर्फियां हैं। लिख लें जरा, काजू की बर्फियां हैं, लिख रहा हूं, ठीक है। आपके पास में किसकी बर्फियां हैं, काजू की बर्फियां, काजू की बर्फियां, ठीक। और कितनी है 420 है, मेरी किताब के हिसाब से 420 है, ठीक, आपके पास में। और हमारे पास दूसरी जो है वो है बादाम की है, लिख लेते हैं बादाम,
क्वेश्चन 2 लाइन का है भाई सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2 लाइन का, लेकिन समझना है बस सिर्फ, और कुछ नहीं है। बर्फियां जो है मेरे भाई वो कितनी है, 120 नहीं 130 है। अब समझिएगा वो करना क्या है, उसके वो कहना क्या चाह रहा है उसको समझिएगा। उसके पास एक परात है, यानी कि ट्रे है इस तरीके का, ध्यान से देखिएगा, मैं ट्रे बना रहा हूं, ट्रे परात कहते हैं, हिंदी में कह रहे हैं परात। तो इसमें उन बर्फियों को लगाना है। कैसे लगाओगे, सपोज मैंने काजू की बर्फी को के से लिख रहा हूं मैं, और बादाम की बर्फी को मैं बी से लिख रहा हूं, समझिएगा। पहले मैं काजू की बर्फी लगा रहा हूं, कैसे कि ये लगा दिए मैंने, के ऐसे लगाता जा रहा हूं, समझिएगा। उसने क्या कहा है कि ये ऐसे लगाना है ताकि इसमें ऊपर तक तो पूरी भर जाए, ये ऐसे तो करके, लेकिन आगे स्थान बच जाए, मतलब कम से कम स्थान में लगानी है, यानी कि इधर की तरफ परात का स्थान बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं इधर की तरफ, ये उसने कहा है क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने मान के चलता हूं, मैंने ऐसे लगा दिया यहाँ पे भी के, और मुझे नहीं पता कितनी बर्फियां ऐसे लग जाएंगी। मैंने कहा कि इधर ऐसे करके ये एक्स बर्फियां लग गई इधर की तरफ, और इनकी इधर की तरफ मैं करते करते के ऐसे करते ये बर्फियां जो हैं काजू की बर्फियां हैं, और इधर की तरफ मैंने कहा कि इनकी जो लाइन लगी है वो वाई लगी है, यहां तक लगा दी मैंने के। अभी आप गिन पा रहे हैं, लेकिन मैं 4 लाइन नहीं है, ध्यान रखना, ये के वाई है, हमें क्या पता कितनी लगेंगी, है ना। इधर भी हमें पता कितनी लगेंगी, सिंपल सी बात है। लेकिन बर्फियां कितनी है मेरे पास में, 420 हैं। तो अगर मैं इनकी संख्या गुणा करूं तो x गुणा y 420 आना चाहिए, सिंपल सी बात है। समझे नहीं आप लोग, क्योंकि ये बर्फियां कितनी होगी भाई, इधर कितनी है, इधर की गुणा करके निकाल लेंगे, आपको पता ही है, समझ रहे हो ना भाई। हमारे पास में एक डब्बा है, इस तरीके से हमने क्या करा कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डब्बे ऐसे हैं, और भाई 3 ऐसे हैं, 1 2 3 ऐसे, तो कितने डब्बे होंगे इसमें, 5 गुणे 3, है ना, ऐसे तो करते हैं, 15 होंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 15 होंगे, काउंट करके देख लो। तो ऐसे इसमें देख रहे हैं हम लोग क्या, कि हमने x बर्फियां ऐसे लगाई हैं, y बर्फियां ऐसे लगाई हैं। ये करना नहीं है पेपर में, करना तो 2 लाइन का क्वेश्चन है, इसे ये सब समझाने के लिए। तो हमारे पास 420 बराबर किसके होगा, x गुणा y के, सीधी सी बात है। रख दी हमने काजू की बर्फियां, यहां तक आ गई हमारी, ठीक है। अब हम बादाम की बर्फियों को अरेंजमेंट कर रहे हैं इसमें। बादाम की बर्फियां भी ऐसे लगा देंगे, बादाम की बर्फियां बी बी बी, है ना, और बी बी ऐसे करके। अच्छा ऐसे कितनी लगेंगी, x तो लगे इधर, तो जब ये x लगे तो ये भी x ही लगेंगी। तो हमारे पास जो 130 बर्फियां उनको कैसे लगेगी, ये लाइन तो उसकी, इस लाइन में तो x ही आएंगी ना, क्योंकि इसकी तो फिक्स है ये, तो कि इसमें x ही रखी जाएंगी, क्योंकि हमने x कह दिया पहले ही। लेकिन इधर इसकी बी बी करके ये बादाम की कितनी बर्फियां हैं, इनकी कितनी लाइनें इस तरफ बनेंगी, इधर उनका अंदाजा नहीं है आपको, बी बी करके ऐसे, या है अंदाजा, नहीं है ना। इसको हम कहते हैं वाई तो होंगी नहीं, जरूर थोड़ा कि जितनी हमने बादाम की बर्फियां रखी उतनी हम काजू की बर्फियां इधर रखेंगे, नहीं, हमने कहा जेड होंगी, क्या होंगी, जेड, तो हमने कह दिया जेड है। तो अब क्या देख रहे हो उसके अंदर, हम देख रहे हैं कि एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है, एक्स इसका भी गुणनखंड है, इसका भी फैक्टर है, 420 का भी फैक्टर है, और एक्स 120 का भी फैक्टर है। तो हमें यही तो निकालना कि कितनी लाइनें बनेंगी, एक्स ही तो निकालना हमें। उसने ये तो कहा कितनी ढेरियां लगानी पड़ेंगी ताकि कम से कम परात का कम से कम हिस्सा इस्तेमाल हो, इस ट्रे का कम से कम हिस्सा इस्तेमाल हो। तो इसका मतलब हमें एक्स निकालना, और एक्स है क्या, एक्स SCF है, किसका किसका 420, 130 का। बात समझ में आ रही है, बस मतलब इतनी बकवास हमने की है। अगर मैं शुरुआत में ही कह देता कि क्वेश्चन को पढ़ो या ना पढ़ो, सीधा उठा करके आपको 420 और 130 का SCF निकालना, तो बात खत्म थी वही। लेकिन आपको समझना था कि हम SCF इसको कैसे करें, ऐसा एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आएगा, वहां आप डायरेक्ट निकाल लेना, कोई समस्या नहीं है, लेकिन समझ लेना। तो अब इसका आप SCF कैसे निकालेंगे, SCF आप लोगों को मैं से जो है कक्षा 8 या 9 के हिसाब से नहीं निकालना है, आपको इसके अंदर यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करना है, जो कि मैं यहां इसे करके दिखाऊंगा मैं, तब देख। सबसे पहला स्टेप कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन आ गया कि 420 तथा 130 का हमें में से निकालना है, यानी कि SCF निकालना। ये क्वेश्चन बन गया अब आपका, है ना, ठीक है। तो हम देखेंगे 420 जो है वो बड़ा है किससे, 130 से, तो हम लिखेंगे क्या कि 130 से भाग करेंगे, वही स्टेप यूज करेंगे। 420 को कितनी बार जाएगा, कितनी बार चलेगा, देखिएगा 13 तिया 39, 3 बार चल जाएगा, 3 0 0, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, है ना, घटाओ 0 और 3 आपके पास 30 बच गया, ठीक है।
तो उसको लिखा जा सकता है जो हमने अभी यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका से कैसे लिखा जाता है कि भाज्य जो है 420 वो बराबर होगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब चूंकि शेषफल कितना है मेरे भाई बताइए, शेषफल कितना है इसमें, वो 30 है और 30 जीरो के बराबर नहीं है, तो उसका मतलब अभी भी HCF नहीं निकला है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में लगाएंगे कि 130 को बेटे भाग करेंगे किससे, 30 से, तो कितनी बार चलेगा, 3 3 9 90 बार चलेगा, 4 बार चल जाएगा, 120 भी तो आ जाएगा, 120 आ जाएगा, घट के आ जाएगा 10, तो उसको लिखा जाएगा 130 को लिखेंगे 30 गुणे 4 प्लस 10। अब फिर शेषफल कितना मेरे भाई बताइए, 10 है और 0 के बराबर नहीं है, बात समझ में आ रही है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये स्टेप फिर फॉलो करना पड़ेगा। अब किस में, 30 में और 10 में, कि 30 को भाग करेंगे किससे, 10 से, और 10 दिया हो गया 30, ये आ गया शेषफल 0। अब हो गया काम कितना कि 10 गुणे 3 प्लस 0। अब यहां पे जो शेषफल है वो कितना है मेरे भाई बताइए, वो कितना है, 0 है। अतः हम कह सकते हैं कि जो HCF है किसका, 420,130 का, वो 0 है। अरे नहीं यार, कितना है, जो लास्ट भाजक था वो ये वाला यानी कि 10 है, तो आप कह सकते हैं उसको कितनी ढेरियां बनानी पड़ेंगी क्वेश्चन के हिसाब से। अतः उस हलवाई को जो है, मिठाई विक्रेता को जो है, कितनी ढेरियां बनानी पड़ेंगी आपको, 10 ढेरियां, उसकी 10-10 ढेरियां ही लगानी पड़ेगी। 10-10 का मतलब ये क्या है, मैं बता दे रहा हूं कि ट्रे जो है ऐसी है कि 10-10 लाइन बनानी पड़ेगी, कि काजू की बर्फी की आपको 10 लाइन ऐसे बनानी पड़ेंगी और बादाम की बर्फी की 10 लाइन ऐसे बनानी पड़ेंगी, तो आपका स्थान कम से कम इसमें गिरेगा। तो इंट्रो इसका कंप्लीट हो गया, लंबा था, लेकिन जिस आदमी ने इस वीडियो को बहुत ढंग से देख लिया तो बस चैप्टर को उसने लगभग 70% समाप्त कर लिया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इसकी एक्सरसाइज में घुसेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और जल्दी से इस चैप्टर को 2-3 वीडियो के अंदर समेट करके देंगे और आपको बता भी देंगे कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से आते हैं। बस आप लोग अगर कोई दिक्कत परेशानी है किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसके संबंध में वीडियो तुरंत उपलब्ध होगा आपके पास में, इसकी टेंशन नहीं है। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।